तो अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में। दिस इज द रेस्पिरेशन। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में। तो जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो दो प्रोसेस होती है। इसी के अंदर एक प्रोसेस और आती है। मेन जो प्रोसेस होती है वो ब्रीथिंग होती है। बेसिक ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब समझिए सबसे पहले इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना सांस छोड़ना। इनहेल एक्सहेल बात करते हैं। अब लेकिन रेस्पिरेशन अगर देखा जाए टेक्निकली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं बेसिकली वी ऑलवेज इनहेल व्हाट? हम क्या इनहेल करते हैं? एयर। ऑक्सीजन भी लेते हैं। फिल्टर थोड़ी लगेगा हमारी नाक में कि ऑक्सीजन घुसेगी अंदर। ये क्या है? एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें कैसे पता ऑक्सीजन आ रही है? देयर इज नो फिल्टर इन आवर नोज। तो हम लोग क्या देखते हैं रेस्पिरेशन में जब भी हम लोग इनहेल करते हैं तो हमेशा एयर आती है और उस एयर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? ऑक्सीजन होती है और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है फॉर व्हाट? फूड को ऑक्सीडाइज करना। ये क्या करता है? फूड को ऑक्सीडाइज करता है और जब फूड को ऑक्सीडाइज करता है तो वहां पर रिलीज होती है हमारे पास बच्चों क्या? एनर्जी। फूड ऑक्सीडाइज होता है देन एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ये बेसिकली एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा एटीपी है यहाँ। तो दिस इज द एक्चुअल रेस्पिरेशन। बेसिकली ये होता है रेस्पिरेशन की एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इसको हम ब्रीथिंग के रिस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं, इनहेल और एक्सहेल। देन अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो भी हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के रिस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे और एनिमल्स के रिस्पेक्ट्स में भी हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एटीपी बन जाए, जितना इजीली लिखा है कि प्रोसेस उतनी इजी नहीं है बच्चों। होता क्या है? एटीपी है बेसिकली एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस होता है। ट्राई मतलब और फॉस्फेट अगर कभी भी कहीं पर भी लिखा हुआ देख लो समझ लो एनर्जी की बात चल रही है। फॉस्फेट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनर्जी। तो हमारे पास सबसे पहले होता है यहाँ पर एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो यानी कि वन, प्लस आईपी यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट हमारी बॉडी खुद बना रही है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम अपनी डाइट से लेते हैं। तो एक फॉस्फेट ये रहा, एक फॉस्फेट ये रहा, क्या बन जाता है? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बन गया। दो मॉलिक्यूल प्लस में फर्दर फिर से आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देन क्या बन जाएगा? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन होती है, प्रोसेस होती है और इस तरह की रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों फोस्फोरिलेशन रिएक्शन। दीज आर द फोस्फोरिलेशन रिएक्शन। ये हमारे पास फोस्फोरिलेशन रिएक्शन कहलाता है। अब इसको हम लोग बात करेंगे, प्लांट्स के रिस्पेक्ट्स में भी बात करेंगे और एनिमल्स के रिस्पेक्ट्स में भी बात। सबसे पहले प्लांट्स के रिस्पेक्ट्स। देखो प्लांट्स के अंदर ये जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, ये कैसे होता है और ये किस तरीके से? मान लो दिस इज अ ट्री, मान लो गई। अब हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट का हर एक पार्ट ऑक्सीजन को डिराइव करता है। चलिए हर एक पार्ट जो वहां पर ऑक्सीजन को क्या करता है? डिराइव करता है। जैसे कि ये है हमारे पास इधर में लीव्स, तो लीव्स क्या करती है? अलग ऑक्सीजन देती है। स्टोमेटा, स्टोमेटा देती है। ये हमारे पास स्टेम होती है बच्चों और इस स्टेम के ऊपर हम लोग क्या देते हैं? बार्क होती है और यहीं पर बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं यहाँ पर लेंटिसेल। तो स्टेम किसके थ्रू लेती है? बाय लेंटिसेल्स के थ्रू। दीज आर द रूट्स। ये हमारे पास रूट्स है।
तो हम लोग क्या देखते हैं कि रूट्स के अंदर अलग से यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। रूट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए रूट्स है, तो यहाँ पर हम देखते हैं देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। तो रूट किसके थ्रू लेती है, रूट हेयर्स के। जो सॉइल होती है वो हमारी थोड़ी सी लूज होती है, ठीक है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा टाइट होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। तो आपने देखा होगा कि हम उसको जो है कई बार क्या होता है उसकी टिलिंग की जाती है, सॉफ्ट करते हैं, नहीं करते हैं खुद से, है ना, ताकि थोड़ी सी वो सॉफ्ट रहे। उससे क्या होता है, उसके बीच में एयर गैप रहती है और एयर गैप की मदद से ये होता है कि बेसिकली वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहती है। तो रूट हेयर्स उसमें से ऑक्सीजन को डिराइव करती है, वाटर को डिराइव करती है। तो रूट हेयर वहां से ऑक्सीजन को लेती है। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, सॉइल बहुत ज्यादा टाइट, तो रूट्स जो होती है अगर उसमें से एयर नहीं ले पाती है तो कुछ रूट्स ऐसी होती है जमीन फाड़ करके बाहर आ जाती है, वो जमीन फाड़ करके बाहर आ जाती है। इस तरह की रूट्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। दीज आर टर्म्ड एज द रेस्पिरेटरी रूट्स और इन्हीं को बोला जाता है यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स। दीज आर द न्यूमेटोफोर्स। ये हमारी न्यूमेटोफोर्स कहलाती है। नॉर्मली मैंग्रोव ट्री के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो प्लांट के अंदर हर 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 एक सेल अपना ऑक्सीजन ले रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, ब्रीथिंग कर। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एक सेल है ये, उसने ले लिया, अब वो दूसरी सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है और ये काम कब होता है, डिफ्यूजन के अंदर होता है, द ट्रांसफर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है स्लो प्रोसेस होती है। स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब हायर टू लोअर होता है तो इसमें किसी तरीके की एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, इसमें किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे होती रहेगी वाली प्रोसेस, तो ये स्लो प्रोसेस होती है। इसी को हम बोलते हैं पैसिव। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है बेसिकली, कितना पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो स्लोली प्रोसेस तो धीरे धीरे होती रहेगी, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि प्लांट के अंदर इतनी सारी सेल्स है यार। प्लांट के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी सेल्स है कि कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे भी होगा तो भी वो प्रोसेस काफी फास्ट होगी। क्योंकि देखो ना, इतनी सारी सेल्स है, इतनी सारी लीव्स है, इतनी बड़ी स्टेम है, इतनी सारी लेंटिकल्स है, वो पहुंचा ही देंगी। हमारी बॉडी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सांस लेने के लिए सिर्फ क्या होते हैं, ये नाक के दो नथुने होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, यानी कि एक्सटर्नल एयर। यहीं से हम लोग एयर को लेते हैं और उसके बाद एक मैकेनिज्म होता है जो इसका काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर भी एक सेल से दूसरी सेल तक अगर ऐसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो तो हमारी बॉडी की हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचने में पता है कितना समय लग जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ 3 साल लग जाएंगे, 3 इयर्स। तब तक तो मैटर क्लोज हो चुका होगा हमारा, ठीक है जी, ये कंफर्म। तो इस तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन। सबसे बड़ी बात तो हो गई। अब हम लोग इसी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग। प्लांट्स के अंदर इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है। अब ह्यूमंस के रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, जब लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसको आगे बढ़ने से पहले, समझने पहले 2-3 चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। एक तो हमारे अंदर होते हैं लंग्स। लंग्स का ही दूसरा नाम होता है पल्मोनरी। लंग्स को हम लोग यहाँ पर पल्मोनरी बोलते हैं। बात नंबर 1। दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में इनहेलेशन होता है और देन एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब कि इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन मतलब कि यहाँ पर एक्सपायरेशन होता है। बाकी छोटी छोटी टर्म्स हम आपको टॉपिक में धीरे धीरे बताएंगे। So this is the human respiratory system.
तो सबसे पहले दिस इज द नोस्ट्रिल्स, ये नोस्ट्रिल्स है, आल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल लेयर, सही, आल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल लेयर। और हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो एयर होती है वो इन्हीं के थ्रू यहाँ पर एंट्री मार, इस साइड व्यू। अगर इसी का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्रंट भी बना करके दिखाऊं, दिस इज द फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू। तो एक नॉस्ट्रिल एक्सटर्नल लेयर ये रही, एक ये रही, और इनके बीच में आपने देखा होगा एक लाइनिंग होती है जो इन दोनों एक्सटर्नल लेयर्स को सेपरेट करके रखती है, एक्सटर्नल साइड से भी इंटरनल साइड से भी। तो अंदर हम लोग देखते हैं एक लेयर होती है, दिस इज टर्म्ड एज सेप्टम, दिस इज कॉल्ड द सेप्टम। अब यहां से सबसे पहले एयर अंदर एंट्री मारती, दिस इज द nasal passage और nasal chamber, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं nasal passage बोलते हैं या nasal chamber बोलते हैं। और यहीं पर हमारे पास दिस इज द ओरल पैसेज, ये हमारे पास अंदर में ओरल पैसेज होता है जो माउथ से कनेक्ट होता है। अब जैसे ही हम लोग क्या देखते हैं एयर अंदर एंट्री मारती है, तो सबसे पहले यहाँ पर here is the presence of nasal hairs, हमारे पास यहाँ पर नेसल हेयर्स होते हैं जो एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है या कोई भी चीज है उन सबको यहाँ पर क्या कर लेते हैं बच्चों, ट्रैप कर लेते हैं, यहाँ पर वो ट्रैप कर लेते हैं। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि यहीं पर हमारे पास एक लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द PSCGE लेयर या मेम्ब्रेन। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, इसी के ऊपर एसोसिएटेड होते हैं हमारे पास म्यूकस ग्लैंड, हियर इज अ म्यूकस ग्लैंड, और ये म्यूकस रिलीज करती है। तो जो भी डस्ट वगैरह होता है वो वहीं पर सारा का सारा ट्रैप हो जाता है, नाक में जो अच्छी तरह से काम करता है। नॉर्मली भी ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, जब कोल्ड वगैरह होता है तो उस समय ज्यादा निकलता है, क्योंकि यहीं पर हम देखते हैं स्नोफिल सेल्स होती है जो स्टिमुलेट होती है, इसके कारण इसकी वजह से यहाँ पर म्यूकस थोड़ा सा ज्यादा रिलीज होता है। चलिए यहीं पर हम लोग क्या लेते हैं, और भी मैकेनिज्म है। नॉर्मली जब भी हम लोग एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हमेशा वो एयर नोज के अंदर जाकर के सबसे पहले हीट होती है, गर्म। कभी भी कोल्ड एयर इनहेल नहीं होती। अगर आप कभी भी कोल्ड एयर लें या ऐसी एयर कर जाए तो बॉडी में जो एनर्जी लेवल होती है वो खर्च होती है उसको हीट करने में, ये हमेशा उसको हीट करने में खर्च होती है। इसी तरीके से अगर कभी भी पानी पीते हैं तो मैं आपको बता दूं वाटर कभी भी ठंडा नहीं पीना चाहिए, आपसे कई बार बोला जाता है, आप पूछते हैं क्यों, इसलिए मम्मी क्या दिक्कत हो रही है, हाँ, तो मम्मी आपको शायद यही बोले कि बेटा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये तो रीजन बताएं। होता है क्या है, हमारा जो स्टमक होता है उसकी एनर्जी खर्च होती है, यूटिलाइज होती है उस ठंडे पानी को गर्म कर। ठंडा पानी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तो हमेशा इसलिए नॉर्मल पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारी एनर्जी और वो हमेशा फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो पानी हमारा नॉर्मल ठंडा होगा वो कभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो बॉडी अगर कभी भी आप खाने के साथ साथ पानी पीते हैं तो उस अपने लग जाते हैं, डाइजेशन खराब होता है। इसलिए कभी हम मटर भी टमाटर भी सब निकल जाते हैं, है ना, वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। चलो तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जो हॉट एयर, हॉट मतलब कूलिंग जो होती है उसको हॉट करना पड़ता है। साथ साथ यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करती है, एयर सेल्स होती है, लिम्फ सेल्स होती है जो डस्ट वगैरह को ट्रैप करती है। और देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एयर ही अभी आ रही है, एयर आगे जा। अब आपने देखा होगा नेसल पैसेज ओरल पैसेज दोनों एक पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, तो दोनों का जो जंक्शन होता है दोनों जहां पर मीट करते हैं, इसे हम टेस्ट फैरिंग्स, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फैरिंग्स बोला जाता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर फैरिंग्स बोलते हैं। अब जो फैरिंग्स के अंदर ओपनिंग है हमारी नेसल पैसेज, दिस इज टर्म्ड एज नेसोफैरिंग, ये हमारी नेसोफैरिंग्स है। ओरल पैसेज जो फैरिंग्स में ओपन होता है उसको मैं बोलता हूँ ओरोफैरिंग्स बोला जाता है। और यहीं पर देखा होगा आप लोगों ने कि एक घंटी सी लटकी रहती है बच्चों, देखिए घंटी सी लटकी, जब हम खाना खाते हैं तो ये घंटी यहाँ पर आ जाती है, एक तरीके से स्ट्रक्चर है, हैंगिंग स्ट्रक्चर, ताकि फूड बेसिकली यहाँ पर नाक पे ना चला जाए, नेसल पैसेज पे ना चला जाए। दिस इज टर्म्ड एज
ओब्यूला। अभी ड्यूरिंग दैट टॉपिक डाइजेशन हमने बात आपको बताया। चलो वही पूछ लो, जो मैं बताता हूँ वही पूछते, जो मैंने आप लोगों को बताया वो आपसे कभी पूछूंगा नहीं। ठीक है, होता यही है कि हमेशा एग्जाम में वही आता है जो मैं पढ़ाऊंगा, हमेशा एग्जाम में वही आएगा जो आप पढ़ेंगे नहीं, और एग्जाम में क्या आएगा जो आप पढ़ के नहीं जाएंगे, और जो पढ़ के जाएंगे वो एग्जाम में आएगा नहीं, तो उससे नंबर आएंगे आपके कम। तो जहां नंबर कम है वहां हम नहीं है, जहां हम है वहां नंबर कम नहीं है, समझे? क्योंकि हम वही है जहां नंबर ज्यादा है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। बात समझ में आई? जहां नंबर कम वहां नहीं है, तो नंबर कम कैसे में करवाएं? तो चलो फिर पढ़ना पड़ेगा ना लेकिन उसके लिए भाई, दैट इज द मुद्दा। तो यहाँ पर अब एयर आ चुकी है सबसे पहले, ठीक। अब उसके बाद ये हमारे पास एक पाइप है, दिस इज द फूड पाइप, esophagus, and this is the mid pipe यानी कि ब्रेड। अब मैं देखो दिस इज द साइड व्यू, ये साइड व्यू आप देखो, ये साइड व्यू। अगर मैं फ्रंट व्यू से आपको बताऊं तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मिड पाइप है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फूड पाइप है, और एक्चुअल पोजीशन यही होती है, और इसके पीछे यहाँ पर दीज आर द कार्टिलेजिनस रिंग, ये हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो इस तरीके से, इस तरीके से। और अगर मैं इसी को मिड पाइप के अंदर फ्रंट में दिखाता हूँ तो ये देखिए आप, ये सी शेप में होती है, दीज आर द कार्टिलेजिनस रिंग। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, ये क्या फंक्शन करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। जब लोग हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, आप देखिए जो मेरा मिड पाइप है इसकी मूवमेंट है ना, गड्ढा सा बन गया, ये बेसिकली क्या होता है, कोलैप्स होता है। मान लो अगर हम ये कहते हैं कि कोलैप्स हो गया और ये छूटा ही नहीं, तो ये चिपक गया, तो समटाइम्स इट हैपन। आपने कभी जिंदगी में पानी पिया? नारियल पानी, नारियल पानी नहीं पिया? अब तो आपने देखो उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, उसकी स्ट्रॉ थोड़ी सस्ती क्वालिटी की होती है, कई बार तो आपने वो स्ट्रॉ चिपक जाती है, नारियल पानी आना बंद। आप एक काम और भी करके देख सकते हैं, उसमें नारियल पानी में स्ट्रॉ डालिए, खींचिए और उसके ऊपर उंगली लगा दीजिए, थोड़ा सा खींच करके बाहर निकालो, उसके अंदर पानी भर जाएगा, वो नीचे निकलेगा, ये सक्शन प्रेशर बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, वो भी बताएंगे आगे। तो वो आप देखेंगे कई बार वो स्ट्रॉ चिपक जाती है, जैसे आप लोगों ने कभी फ्रूटी वगैरह पी हो तो आप उसमें देखिए उसका स्ट्रॉ थोड़ा मजबूत होता है, उसमें जब हम लोग उसको जो सक करते हैं तो स्ट्रॉ नहीं चिपकती, लेकिन जो उसकी फ्रूटी का डब्बा होता है चिपक जाता है। समटाइम्स इट हैपेंड। खत्म हो चुका है बेटा, क्यों सोच रहे हो? तो डब्बा ही चिपक गया, कितना ही जोर लगा लो, आखिरी बूंद पहले ही निकल चुकी, वो डब्बा चिपक रहा है। सोचो जब हम हवा खींच रहे, बेटे तुम्हारा अगर घेट चिपक गया ऐसे तो सोचो क्या होगा, और वो छुटाई नहीं, फिर क्या होगा? विद इन 60 सेकेंड मौत निश्चित है, और बेइज्जती होगी अलग। भाई कोई आपसे मोहल्ले पड़ोस में जी कुछ हो गया जी ऐसा काम, कोई आता है जी क्या हो गया जी, कुछ नहीं जी, ये कोरोना हो गया तीसरी लहर, समझ में आती हो, वेरी सैड। आप क्या जी क्या हो गया जी बच्चे, अजी घेट चिपक गया इसका, सोचो यार कैसा लगेगा? नहीं इस टाइम का बताते हुए अजीब लगेगा। तो ऐसा ना हो, ऊपर वाले ने एक सिस्टम बहुत तबीयत से हमारे बॉडी के अंदर डाला, यहीं पर कार्टिलेजिनस रिंग्स डाली है, और ये सी शेप में होती है, कभी भी पूरी नहीं होती, सर्कुलर नहीं होती। यानी देखो साइड में जब देखिए सी शेप बन के, इसी तरह सी शेप, ये इस तरीके से होती है, लेकिन ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती है, यानी बैक साइड से पूरी होती है और फ्रंट साइड में यहाँ पर सी शेप आ रही है। तो आप देखेंगे गर्दन में जब साइड में हाथ लगाएंगे छल्लेदार गर्दन, लेकिन फ्रंट में लगाएंगे वो छल्ले महसूस नहीं होंगे आप। ये एडम्स एप्पल, दिस इज एडम्स एप्पल, इसके नीचे से यहाँ पर छल्ले महसूस नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर वो आपको छल्ले महसूस होंगे, ये कंफर्म। चलिए तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, यहीं पर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल, ये हमारा एडम्स एप्पल है, और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बॉक्स होता है, दिस इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स,
जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लैरिंज। और इसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, दो तार जाते हैं जिनको बोला जाता है वोकल कोर्ड। जब हवा जाती है ये तार झंझनाते हैं, इनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और जब इनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा, देखिए जब आप कुछ भी बोलते हैं कभी भी इस तरीके से तो ये वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। आप कभी भी बोलेंगे इस तरीके से, यहाँ पर अगर हिट करेंगे तो वाइब्रेशन साउंड चेंज हो रहा है। सोचो ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर अंदर भी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तब हवा यहाँ पर पहुंच चुकी है, अभी यहाँ पर हवा ही पहुंची है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दिस का विंड पाइप, और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ब्रोंकाई। ये विंड पाइप में ब्रोंकाई है। तो अभी इस तरीके से आ रहा है। अब ये मेरा फ्रंट साइड है, यहाँ पर मेरे पास दोनों तरफ लंग्स है, चलिए। तो अगर हम बैक साइड से देखें तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम देखते हैं छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर के बनी होती है। These are the vertebral column। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बैक साइड से मेरा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके हिसाब से फ्रंट में आकर के ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है ना। यानी बैक साइड में फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से फ्रंट में हमारे पास ये ब्रोंकाई डिवाइड होता है। आपसे कोई पूछते हैं ब्रोंकाई कहाँ डिवाइड होती है, तो फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास इधर में डिवाइड हो जाती है। तो ये मेरी पास है देखो जी, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकस। These are the bronchus, या फिर हम इन्हीं को प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। ये तो हो गई हमारे पास ब्रोंकस, हमारा ब्रोंकस हो गई इधर में जो है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रोंकाई दो ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो चुकी है बच्चों, कैटेगराइज हो चुकी है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू इन हाउ मच सेक्शन, 1 2 3 4। तो ऑप्शन है, उन्होंने ब्रोंकस बोला, इन्होंने बोला प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको ब्रोंकस बोला, बात समझे, तो इस चीज को अंडरस्टूड करेगा। उसके बाद ये प्रेजेंट है मेरे पास लंग्स। लंग्स, ये हमारे पास इधर में लंग्स होते हैं, ठीक है। एक बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, नोट करें। अब उसके बाद ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास इसके अंदर ब्रोंकियोल्स के अंदर, इसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स। नाउ दीस आर द ब्रोंकियोल्स। अब आपसे कोई कहते हैं कि सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू हाउ मच सेक्शन, इन द लेफ्ट लंग्स 2 पार्ट और इन द राइट लंग्स 3 पार्ट। ये बात भी याद रखना, हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्शन आते हैं, जबकि यहाँ पर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जबकि यहाँ पर मैं इसको ब्रोंकियोल्स बोलता हूँ। तो क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट आएंगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोगों को मैंने बता दिया आपसे एवरी मंडे एवरी सैटरडे आपके पास पांच असाइनमेंट आएंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो राइट लंग्स होता है और एक लेफ्ट लंग, दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। लेफ्ट लंग्स का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, कि यहाँ से इतना बढ़ जाएगा, ऊपर से तो बराबर है, लेकिन अगर हम नीचे से देखेंगे लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट लंग थोड़ा सा नीचे होता है, स्टमक के कारण थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ होता है, ठीक है। ये चीज होती है, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है उसका जो टॉप पोर्शन होता है फंडस थोड़ा सा ऊपर को भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है शरीर। उसके अलावा जो हमारा राइट लंग्स होता है उसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, वो 600 प्लस ग्राम होता है, जबकि लेफ्ट लंग का साइज 500 प्लस ग्राम होता है। यानी लंग्स का भी जो वेटेज है वो कम और ज्यादा है। उसके बाद हमारी जो लेफ्ट लंग्स होती है वो आल्सो कैटेगराइज इनटू 2 लोब, वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। ये देखिए, दिस इज द अपर लोब एंड दिस इज द लोअर लोब। और ये जो आपका फाइब्रस है या जो फिशर है, ये जो इनको डिवाइड करते हैं, दिस इज फॉर द
ऑब्लिक फिशर, जो ऑब्लिक फिशर है जो इसको दो लोब्स में डिवाइड करती है, अपर लोब में और दूसरा हमारे पास इधर है बच्चों लोअर लोब में, इनको यहाँ पर ये डिवाइड कर। जो हमारा राइट लंग्स होता है इसके अंदर 3 लोब्स होती है, और आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती है बेटा ये अलग अलग लोब्स में जाती है। देखो ये वाली फर्स्ट लोब में, ये सेकंड लोब में, और देन ये वाली थर्ड। यहाँ पर भी हमारे पास ये सेकंड लोब में डिवीजन और ये वाला फर्स्ट लोब में, इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपर लोब है, मिडिल लोब है और ये लोअर लोब होती है। इसके अंदर ऑब्लिक फिशर है, इसका मीडियन फिशर, तो इसको यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो एयर अभी ब्रोंकाई में आ गई, देन उसके बाद ब्रोंकस में, देन ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होता है हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द एल्वियोलाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, दिस इज फॉर द एल्वियोलाई। ये हमारी एल्वियोलाई है, और यही जो एल्वियोलाई है इसी के अंदर आती है हमारे पास सबसे पहले बच्चों एयर। And air is a mixture of gases. Air क्या है? Air is a mixture of gases. Gases का mixture होता है। ये alveoli है जिसकी outer layer होती है हमारे पास बनी हुई किस चीज की? The outer layer is made up of simple squamous epithelial tissue. सिंपल मतलब जिसके अंदर सिंगल लेयर होती है, स्क्वामस मतलब कि फ्लैट लेयर होती है, एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारे एल्वियोलाई की कवरिंग करता है। एपिथेलियल टिश्यू का एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये परमिएबल होता है, दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है सबसे पहले वो लंग्स के अंदर हम देखते हैं, इसी लेवल पर होता है। एल्वियोलाई जो होता है हमारे पास लंग्स लेवल। तो ये हमारे पास देखते हैं कि इसमें से एयर में से हम जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसको डिराइव कर लेते हैं, उसका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। ओके सर, अब यहाँ पर जैसे मान लो एयर है, ठीक है, देखिए पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। जब तो यहाँ पर एयर आ गई, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है। अब एयर में से आपने बताया ऑक्सीजन की खींची नहीं, सर ऑक्सीजन क्यों खींची, दूसरी गैस को नहीं खींची आई? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये एयर में से ऑक्सीजन क्यों आई थी यहाँ पर? भाई हमें तो नहीं पता है ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो ऑक्सीजन नहीं आ रही? मैं तो आपको बहुत सिंपल बताता हूं, एयर इसमें से ऑक्सीजन ले रही है तो पूरी बॉडी पहुंच जाएगी, बात खत्म। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज, सर एयर में से ऑक्सीजन क्यों आई, CO2 क्यों नहीं आई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ये एयर है और एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हर एक गैसेस की एक वजूद होता है, एक औकात होती है ना। जैसे अगर मान लो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, किसमें दम है सबसे ज्यादा, किसका वजूद प्यारा है? सलमान बोल देते हैं, ठीक है जी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो एयर अवेलेबल है उसके अंदर सबसे ज्यादा गैस की कौन सी गैस की सबसे ज्यादा औकात है? वो है हमारे पास ऑक्सीजन। मतलब सर जी एयर इज अ मिक्सचर गैस, बहुत सारी गैसेज है, तो कोई गैस ऐसी है जो ज्यादा है, कोई गैस ऐसी है जो कम है। तो जो गैस सबसे ज्यादा है वो है हमारे पास ऑक्सीजन, उसका प्रेशर ज्यादा है और उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलते हैं PO2। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 104 mmHg, जो यहाँ पर इस एयर के अंदर है। और ये यहाँ पर जब लंग्स में आती है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो ब्लड वेसल्स है लंग्स के अंदर, वहां पर जो पार्शियल प्रेशर है मेरे पास ऑक्सीजन का वो है जस्ट 40 mmHg। तो एक तरफ पार्शियल प्रेशर ज्यादा, एक तरफ कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। जबकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर कितना है 40 mmHg, और जो लेकर के आ रही होती है ब्लड वेसल्स वहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है 45 mmHg। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर।